अगर आप ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जिसके पार पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है, जहां टाइम स्लो नहीं ऑलमोस्ट रुक जाता है, जहां लाइट तक बाहर नहीं आ सकती, और अगर आप उस दरवाजे के अंदर गिर जाएं तो क्या होगा? क्या आप अपनी मौत से पहले अपने बचपन को देख सकते हैं? क्या ग्रेविटी को यूज करके कोई अपने पास्ट को बता सकता है? अगर आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहां फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं, जहां ना ऊपर है ना नीचे, ना फ्यूचर है ना पास्ट, सिर्फ एक चीज बचती है, एक रहस्यमयी ब्लैक होल। ये सवाल सिर्फ साईफाई फिल्मों के नहीं हैं, ये रियल साइंस है, और इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल के उस पार क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस रहस्य से जो ब्लैक होल के अंदर छिपा है। 100 साल पहले कोई भी नहीं जानता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती भी है। 2019 में पहली बार इवेंट होरिजन टेलीस्कोप ने एक रियल ब्लैक होल की तस्वीर ली, एक ब्लरी सी ग्लोइंग रिंग, जिससे हमने यूनिवर्स के सबसे खतरनाक रहस्य को देखा। ब्लैक होल शब्द भले ही बाद में आया हो, पर इसका मैथमेटिकल आइडिया सबसे पहले कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने 1916 में दिया था, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के 1 साल बाद। उससे पहले किसी को आइडिया भी नहीं था कि नेचर में ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो अनंत ग्रेविटी रखती हो और जहां से लाइट तक बाहर नहीं निकल सकती हो। अब बात करते हैं ब्लैक होल बनते कैसे हैं। हर मासिव स्टार के अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती है। इस प्रोसेस से जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो बाहर की तरफ एक प्रेशर डालती है। यह प्रेशर अंदर की ग्रेविटी को बैलेंस करता है, यानी ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है और फ्यूजन एनर्जी बाहर की तरफ धकेलती है। इस बैलेंस से ही स्टार स्टेबल रहता है। जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो अंदर से एनर्जी आनी बंद हो जाती है। अब सिर्फ ग्रेविटी बचती है और वो पूरी ताकत से स्टार को अंदर की ओर खींचती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। यह होने में काफी लंबा समय लगेगा। हमारे खुद के सन की लाइफ है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स, लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज स्टार है, तो रेड जॉइंट में बदल जाता है। उसके बाद वो एक प्लेनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है और जब उसका फ्यूल खत्म होता है तो एक रेड सुपर जॉइंट में बदल जाता है, और फिर वो सुपर जॉइंट सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद बहुत छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो हम उसे कहते हैं ब्लैक होल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ब्लैक होल ब्लैक क्यों होते हैं। ब्लैक होल का ब्लैक होना सिर्फ एक नाम नहीं है। एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम स्पीड चाहिए होती है, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जैसे धरती से बाहर जाने के लिए किसी रॉकेट को लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड चाहिए होती है, और ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज, यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। तो हमें वहां कोई सिग्नल, कोई इमेज, कोई लाइट नहीं मिलती, मतलब वो कंप्लीटली ब्लैक दिखाई देता है। अब सवाल उठता है, क्या ब्लैक होल सच में एक होल होता है? आंसर है नहीं। ये कोई खाली गड्ढा नहीं होता, बल्कि ये बहुत डेंस ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास इतना ज्यादा और वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो स्पेस टाइम को पूरी तरह मोड़ देता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में उस वीडियो में दिखाया है, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। ब्लैक होल लाइट को ही नहीं, अपने आसपास के स्टार्स, गैसेस या डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो सीधा अंदर नहीं गिरते, बल्कि ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये डिस्क कहलाती है एक्रेशन डिस्क। इसमें पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, इससे हीट जनरेट होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इतने हाई टेम्परेचर से एक्सरेज एमिट होती हैं, ना कि विजिबल लाइट। लेकिन जब हम स्पेस टेलीस्कोप से इसे देखते हैं तो इन एक्सरेज को विजिबल लाइट में ट्रांसलेट करके हमें वो आइकॉनिक ब्राइट इमेजेस दिखती हैं। एक्रेशन डिस्क में एक साइड ज्यादा ब्राइट दिखती है क्योंकि वो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन कर रहे होते हैं, और जो साइड हमसे दूर जा रही होती है उसकी लाइट थोड़ी डिम लगती है। इसे कहा जाता है डॉपलर ब्रॉडनिंग या रिलेटिविस्टिक बीमिंग। यही वजह है कि ब्लैक होल की जो इमेजेस ली गई थी उसमें डिस्क का एक हिस्सा ज्यादा ब्राइट और दूसरा डल दिखता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी बैंड कर देती है, इसलिए जो डिस्क पीछे छुपी होती है वो भी हमें ऊपर और नीचे की तरफ इल्यूजन देती है। अब अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास जाए
उसके लिए टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि बाहर की दुनिया में कई 100 साल बीत चुके होंगे, लेकिन वो खुद बस कुछ मिनट्स ही फील करेगा। और अगर वो इवेंट होरिजन यानी बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल पर पहुंच गया तो बाहर से देखने वाले के लिए उसका समय लिटरली रुक जाएगा। जी हाँ, उसके अंदर टाइम चलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो फ्रीज हो जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टीन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, जो हमें बताती है कि स्पीड कैसे टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज स्पीड से उड़ रही है, तो आपके लिए टाइम स्लो चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे। रिलेटिव वर्ड यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम धीरे चलने लगा। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितना नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस अर्थ पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इसी चीज को कहा जाता है काइनेमेटिक्स, टाइम डायलेशन। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है, जिसे आइंस्टीन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में, जिसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर एक साथ एक फैब्रिक जैसा बनाते हैं जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। और जब कोई भारी चीज जैसे सन इस फैब्रिक पर होती है तो वो इसे मोड़ देती है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर टाइम डायलेट हो क्यों रहा है स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से। इसको एक सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहती है, लेकिन अगर स्पेस टाइम कर्व्ड है तो लाइट को सीधा नहीं बल्कि थोड़ा घुमा हुआ लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अब लाइट की स्पीड तो बढ़ नहीं सकती, तो सिस्टम को समय को ही एडजस्ट करना पड़ता है, यानी टाइम को धीमा करना पड़ता है। यही है टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1971 में साइंटिस्ट ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स लिए। एक क्लॉक को प्लेन में उड़ाया, एक को जमीन पर रखा। जब वापस कंपेयर किया गया तो दोनों क्लॉक्स में काफी डिफरेंस था। उड़ने वाली क्लॉक्स में टाइम ज्यादा बीता क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड से दूर था, यानी अर्थ के पास ग्रेविटी ज्यादा तो टाइम स्लो चलता है। साइंस आज भी नहीं जानता कि इवेंट होरिजन की बाउंड्री के पार क्या होता है। कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं वहां सब कुछ सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाता है, स्पेस और टाइम दोनों ही टूट जाते हैं। अब एक चीज तो यहाँ पर पक्की है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरते हो तो चांसेस यही हैं कि आपके टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मिली सेकेंड्स में आप मारे जाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ब्लैक होल से इतना डरने की जरूरत नहीं है। एक मिसकंसेप्शन था कि ब्लैक होल सारे मैटर को सकअप करते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं और इवेंचुअली ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैंने बताया, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमासिव ब्लैक होल होता है और बाकी बॉडीज बस उसकी ग्रेविटी में ऑर्बिट करती हैं, ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह। सो ब्लैक होल से डरने की जरूरत नहीं। तो एज ए कंक्लूजन, अगर आप ब्लैक होल से अपनी दूरी बनाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे तो सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।